हमारे सामने वो टीम मौजूद है जो उत्तराखंड के नए भविष्य को तय करने वाली है। ये उत्तराखंड का वो भविष्य है जिसे वर्तमान सरकार डरी हुई है। उन्हें लगता है कि अब ये युवाओं के हाथों में आने वाला है। 1994 का वो दौर याद कीजिए जब युवाओं के हाथों में आंदोलन था और युवाओं ने रगन छीन के लिया। पर दुर्भाग्य ये था कि बीजेपी सरकार ने ऐसा उत्तराखंड दे दिया जिससे हमें छल मिला और अभी तक पर्वतीय जो इलाके हैं वो अभी तक उसी दंश को झेल रहे हैं जो शायद 1994 से पहले झेला करते थे। हमारे सामने बॉबी पवार मौजूद है जिन्होंने इस समय उत्तराखंड सरकार की चूने हिला के रखी हुई है, और मोहित डिमरी जी जो आगे आ गए हैं, वास्तव में ये वो लोग हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने बोला इनको वामपंथी। क्या वास्तव में ये वामपंथी लोग हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले में डिमरी जी आपका स्वागत है और बॉबी पवार जी आपका स्वागत है। हमारे देखिए ये हल्द्वानी का जो आयोजन किया है लोगों ने, आप सबका स्वागत है। सर मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, पीयूष जोशी जी, मैं माफ करूंगा। ये पीयूष जोशी जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मोहित डिमरी जी, सबसे पहला सवाल, मूल निवास भू कानून की ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है आप लोगों के लिए या वास्तव में आप पर्वतीय क्षेत्रों का भला चाहते हैं? देखिए, एक आंदोलन है, जनता का आंदोलन है और हमने हमेशा से कहा है हर एक मूल निवासी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और सामाजिक आंदोलनों में एक तरह से लोगों की भागीदारी होती है, उसी तरह की भागीदारी हमें इसमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड जैसा मूवमेंट था, उसी मूवमेंट को हम एक बार फिर से देख पा रहे हैं, उसी शक्ल को। तो मैं समझता हूं कि आंदोलन जन आंदोलन ही रहेगा और आगे ये आंदोलन का उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी मांगे हैं मूल निवास 1950 की हो, चाहे प्रदेश में मौजूद भूत कानून बनाने की हो, ये आंदोलन उसी परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आज हल्द्वानी में ऐतिहासिक महारैली भी है, बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे आए और इससे पहले देहरादून में हम कर चुके हैं और अन्य शहरों में भी। पिथौरागढ़ में अब हम कार्यक्रम करेंगे, रामनगर में करेंगे, नैनीताल में और श्रीनगर में। इसके अलावा कोटद्वार, हरिद्वार, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, गांव हैं जहां पर हम इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं। एक एक आदमी को इस मूवमेंट से जोड़ना चाहते हैं, उनको उनका अधिकार बताना चाहते हैं कि सरकारों ने उनके साथ कितना बड़ा छल किया है सालों में। दो चीजें, हल्द्वानी का जो कार्यक्रम है आज का, क्या उसे आप सफल मानते हैं? और दूसरा, अक्सर सवाल रहता है उनका कि लोगों को पैसा कहां से आ रहा है, इनको बाहर से कोई पैसा मुहैया नहीं करवा रहा है। इन दोनों जो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आज का कार्यक्रम सफल रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के जो अधिकारी हैं जो रिपोर्ट देते हैं उन्होंने हमें बताया कि आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसे की बात है कि कोई फंडिंग कर रहा है इस मूवमेंट के पीछे, तो जनता जानती है। अपने लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां भर भर के ला रहे हैं, अपने पोस्टर बैनर छपवा रहे हैं और हम लोगों की मदद कर रहे हो, हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग के पास तो कुछ ऐसा है नहीं, हम लोग तो मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले लोगों में है, लोग पूरी तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ धामी जी हैं जो ईजा बहने प्रोग्राम करते हैं, माता शक्ति के नाम पर कार्यक्रम रखते हैं और अधिकारियों को कहते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और अधिकारियों को कहते हैं कि अपने गांव से जनता को लाइए, पूरी व्यवस्था कीजिए, पैसे भी दीजिए, खाने की व्यवस्था भी कीजिए। हजारों करोड़ रुपए इसमें बहाए जा रहे हैं। तो सरकारी सिस्टम पर सवाल उठते हैं और हम जो लोग जनता के लोग हैं, हम पे जिस तरह से आरोप लग रहा है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, सच जनता सब कुछ जानती है कि आंदोलन करने वाले लोग कौन है। उनकी मंशा पता है कि लोग जो है वास्तव में हमारे हितों के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो जनता हमारे पीछे क्यों खड़ी होती? आज लाखों की संख्या में हजारों लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे यही है कि हम लोग अच्छी मंशा के साथ उनके मुद्दे को उठा रहे हैं और लोग समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बहुत लंबे समय का इनका संघर्ष रहा है। आज का संघर्ष तो हम लोगों का है नहीं, हम पिछले एक दशक से उत्तराखंड के हर मुद्दे पर मुकद्दर से लड़ते आ रहे हैं। तो आगे भी हमारी इसी तरह की लड़ाई है और जनता के लिए सवालों को लेकर हम आगे एक बड़ा मूवमेंट, हमारी कोशिश ये है अगले 1-2 सालों में, अगर सरकार ने मांगे नहीं माने, लाखों लोग सड़कों पे होंगे और अपने अधिकारों के लिए। आप देखिए ना, मूल निवासी जो यहाँ का है वो कहाँ उसकी स्थिति इस प्रदेश में रह गई है। 2म दर्जे का नागरिक बना के रख दिया गया उसको, उसकी अपने राज्य में हैसियत जीरो रह गई है और जो बाहर का आदमी है वो हम पे हावी हो रहा है, नौकरियों पर कब्जे कर रहा है, हमारी जमीनों पे कब्जे कर रहा है, हमारे जितने संसाधन है उस पर कब्जा चाहता है। आने वाले समय में जो संकट है, जो राजनीतिक हैसियत है, वो भी हमारी खत्म होने जा रही है। अच्छा डिमरी जी, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, ये जो बाहरी लोग हैं, ये बाहरी लोग उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र के लोग हैं या उत्तराखंड के बाहर के लोग? मैं कहना चाहता हूँ सवाल मैदान पहाड़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़ाई मैदान पहाड़ की जो कर रहे हैं, हम उनको भी जवाब दे चुके हैं कि पहाड़ हो या मैदान हो, सब लोग जो यहाँ के मूल निवासी उनके अधिकारों की लड़ाई है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले बाहर से इस राज्य में आ गए हैं, जिनका एक ही मकसद है फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना, यहाँ के नौकरी पर कब्जा करना। मतलब वो लोग
जो चाहते हैं कि हम बहुत सारी जमीनें यहाँ पे खरीदें, अपने तरह के उद्योग यहाँ पे जमाएं, हमारे लोगों को नौकर बनाए, हमारे यहाँ के लोगों को चौकीदार बनाए, उन लोगों से हमें खतरा है। हम उनके बारे में नहीं कह रहे, जो मैदानी क्षेत्र में लोग हमारे हैं वो सारे हमारे अपने लोग हैं जो 1950 से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं, पूर्व आए वो वाले। देखिए मोहित डीमरी जी वरिष्ठ पत्रकार भी है और यूकेडी के बड़े नेता भी, लेकिन इससे समाजसेवी है। लेकिन पहले मैं बॉबी पवार जी से सवाल लूंगा, फिर मैं इनसे वामपंथ वाले सवाल पे आऊंगा। बॉबी पवार वो हैं जो इस समय स्टार बन चुके हैं और कई बेरोजगार युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं और उनकी प्रेरणा है और उनके लिए कहना कि संजीवनी बन के उभरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तराखंड में आज एक जाना माना चेहरा है, लेकिन उसके लिए बहुत कमर कसी आपने। जब आपने ये लड़ाई लड़ी बेरोजगारों की, और ये तो तय है कि 2018 के बाद सरकारी नौकरियां बहुत कम है। अभी मैं सुन रहा था किसी से कि 2019 का ही बैच जो पीसीएस का वो भी निकल नहीं पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2023 का पीसीएस बैच भी निकल चुका है। तो ये जो बेरोजगारी की लड़ाई है, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली और क्या वास्तव में जब आपको आपके ऊपर जब धारा 370 लगा दी गई थी तो कहीं ना कहीं आपके पास दबाव आ गया था? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रेरणा की आप बात कर रहे हैं तो उस पे आऊंगा। तो प्रेरणा तो इसलिए मिली कि हम खुद भुक्तभोगी है। हम खुद पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, हम खुद तैयारी करने वाले छात्र थे। जब लगा कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है और जो नौकरियां निकल भी रही है उसमें व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तब हमें ये प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं के लिए ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और हमने शुरुआत की तो प्रदेश के युवाओं का और अभिभावकों का समर्थन मिला और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का हमने काम किया और उसके बाद रिजल्ट मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। अब बात यह है कि आपने पीसीएस की बात की, पीसीएस की नहीं सारी भर्तियों की बात करता हूँ। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, तो सरकारों की नीयत साफ होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का अगर रिजल्ट निकला है पीसीएस का, वो भी 8 महीने के अंतराल में विज्ञप्ति से लेकर और फाइनल रिजल्ट तक का जो सफर है वो बड़ा बेहतर है। मैं योगी सरकार की इसमें तारीफ भी करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार को उनसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ की सरकार की जो नीयत और आयोग की नीयत साफ नहीं है। वहां का रिजल्ट आपने देखा होगा, उसमें अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, फादर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके फोटो रिजल्ट में दिए गए। ये पारदर्शिता है, ये पारदर्शिता है। हमारा आयोग, लोक सेवा आयोग क्या करता है, ना तो नाम देता है, ना फादर नेम देता है, रोल नंबर दे देता है और बोलता है कि इनका सिलेक्शन हो गया। कौन है वो लोग, कौन है वो लोग? तो वही लड़ाई है आज। वही अच्छा बॉबी पवार जी, जब आपके लिए पूरा देहरादून का मेन जो जिसको हम राष्ट्रीय मार्ग भी राजमार्ग कह सकते हैं, राजपुर रोड को पूरा जाम हो गया था, उम्मीद थी कितना प्यार करते हैं लोग, घेर लेंगे उसको। देखिए, वो देहरादून जो घंटाघर है वो देहरादून का हृदय है जी, वो बिल्कुल बीच में है। और जिस प्रकार से 8 तारीख की मध्य रात्रि को हमारे साथ और हमारी जो वहाँ बहनें उपस्थित थी, हमारे और जो भाई लोग थे, उनके साथ जो पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, तो उसके जवाब में जो प्रदेश के युवा और अभिभावकों ने दूसरे दिन जवाब दिया, वो शायद सदियों सदियों तक पूरे सिस्टम को याद रहेगा कि इस प्रकार से युवाओं को और प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, धारा 370 लगा दी गई थी आप पे, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या थी? हंसी आई या सरकार पे दया आई? क्योंकि जब मैं बैठा हुआ रामनगर में था तो सबसे पहले तो मुझे बड़ी दया आई उत्तराखंड पुलिस पे। मैंने कहा ये क्या, मतलब इनको ये पता ही नहीं कि अनुच्छेद धारा 370 आईपीसी कब लगानी चाहिए। आपके मन में क्या पहली प्रतिक्रिया थी? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हमारा आंदोलन चल रहा था और शाम को हमारी गिरफ्तारी हुई। हमारे 13 साथियों के साथ हमें सिद्धोवाला ले जाएगा। और जब हमने दूसरे दिन अखबार पढ़ा, हमें तो पहले दिन नहीं लगा, दूसरे दिन जब अखबार पढ़ा उसमें जब 307 देखी तो हमें हंसी भी आई कि किस प्रकार से जो उत्तराखंड के जो सरकार में जो बैठे लोग हैं किस आधार पर 307 लगा रहे थे, ये समझ से परे था। क्योंकि 307 तो हाफ मर्डर था, हमने किसका मर्डर था? तो बहुत सारी चीजें थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पब्लिक के दबाव में वो 307 भी हटाई और कहीं ना कहीं हम लोगों की जो मांग थी, रातों रात नकल रोधी कानून लागू करना पड़ा, पर उसमें अभी संशोधन करने की जरूरत है। वो अभी आधा अधूरा कानून, आधा अधूरा। अच्छा, तो जैसे अब मुख्यमंत्री धामी जी ने ये जो नकल विरोधी कानून के लिए जगह जगह आयोजन करवाए, धन्यवाद रैली आयोजन करवाई, तो क्या वास्तव में वो धन्यवाद रैली बनती थी? क्या वास्तव में वो कानून वास्तव में सही दिशा में बनाया गया कानून है? देखिए, कानून में बहुत खामियां हैं, उसमें संशोधन की जरूरत है। और जिस प्रकार से उस मुद्दों को दबाने के लिए, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उनको दबाने के लिए वो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके चैनल के माध्यम से ही हल्द्वानी का कार्यक्रम हम देख पाए थे कि किस प्रकार से कुर्सियां खाली थी, किस प्रकार से स्कूल से बच्चों को उठाकर उस कार्यक्रम में लाया गया था। तो ये जब चीजें हैं, उसके उपरांत हमने जब भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग करी तो आज तक पूरी नहीं हुई। और ये बड़े एक दुर्भाग्य है कि भाई
जो धामी जी ने खुद कहा था कि हम सीबीआई लाएंगे, पर आज सीबीआई लाने के लिए वो तैयार नहीं है। इसके लिए हमने बीच में कई जगह उनका घेराव करा। आप उपचुनाव बागेश्वर की बात कर लीजिए। देखिए आज प्रश्न चिन्ह ये भी है, आज चुनौती ये भी है कि जब तक इन मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक बैनर के नीचे इन मुद्दों को लड़ना चाहिए, पर जब जब चुनावी माहौल होगा, जब जब चुनाव आएंगे, उन चुनाव में ये मुद्दे गूंजने चाहिए। अच्छा, मूल निवास गूंजना चाहिए, भू कानून। लेकिन बॉबी पवार जी, यहाँ मुझे आपत्ति है कि जब वो बागेश्वर चुनाव लड़ रहा था, वहां आप लोग जब गए, उन्हें हराने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं वो जो आरोप लगे आप लोगों पे कि आप कांग्रेस की बी टीम का काम कर रहे हैं, वहां एज ए पत्रकार भी और एज ए उत्तराखंड भी मुझे भी बुरा लगा। मैंने इनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। क्या लगता है कि वो मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि जो उत्तराखंड हित के मुद्दे हैं, चाहे मूल निवास हो, भू कानून हो, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की मांग हो, ऐसे मुद्दे चुनावी रण में आने चाहिए। बागेश्वर हम इसलिए गए कि ये सीबीआई क्यों नहीं ला रहे हैं। हम ये नहीं गए कि इन्हें हराने गए। हमने ये भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नहीं करने दी, पर मीडिया से बात करते हुए हमने कहा कि आप भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए और 2015 दरोगा भर्ती घोटाले से शुरुआत करिए, जो कांग्रेस के टाइम की भर्ती है। लेकिन सरकार को ये बहाना मिल गया और कहीं ना कहीं उनको इसका बचाव भी मिल गया कि देखो ये बॉबी पवार की टीम है। हम ये कह रहे हैं ना, बहाना क्या मिल गया? हम तो कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम की जो भर्ती है, दरोगा भर्ती, सबसे पहले उसकी जांच करिए। कांग्रेस के जितने मंत्री या जो विधायक वगैरह उससे संलिप्त, उनको सजा दीजिए। तो हम ये लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो तो आपके पक्ष में आ गए थे, उन्होंने कहा यार इनके साथ गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया। मुझे लगता है कि कहीं ऐसे आंदोलन में हमको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिससे, देखिए, अगर आज मूल निवास और भू कानून के समर्थन में कोई दल आता है, तो क्या वो उन दल के हो जाएंगे? क्या मोहित डिमरी या लुसन टोटरिया उस दल के हो जाएंगे? देखिए, यहाँ के राजनीतिक दलों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्रदेश हित के मुद्दों पर समर्थन में आए, और सीबीआई जांच का मुद्दा तो समर्थन में अगर कांग्रेस आई, यूकेडी आई या कोई और राजनीतिक दल आया, तो इनका वो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका नैतिक कर्तव्य था कि समर्थन में आना चाहिए था। अच्छा, मैं कहीं पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें आपने एक टोन भी कसा था कि मेरे अकाउंट में इतने करोड़ रुपए, पता लगा कि 436 करोड़ रुपए के आसपास। देखिए, इन्होंने मेरी चल अचल संपत्ति की जांच चलवा रखी है, जो कि 2-3 महीने से चल रही है जी। और जो लेटर है, उस लेटर में इस प्रकार की भाषा लिखी गई है कि बॉबी पवार की जो अवैध रूप से बड़ी चल अचल संपत्ति है, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा उसका रिकॉर्ड मांगा गया है और आप वो देने की कृपा करें। वो उन्होंने राजस्व विभाग को भेजा है, बैंकों को भेजा है और तमाम आरटीओ को भेजा है, तमाम विभागों को भेजा है। तो मुझे लगा कि प्रदेश की जनता के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए कि जहां एक और जो धामी जी खुद 45 लाख रुपए आय दिखाकर 2012 में चुनाव लड़ते हैं, 17 में 49 लाख दिखाकर, वही 49 से 22 के कार्यकाल में जब 3 या 4 महीने मुख्यमंत्री रहते हैं तो 3 करोड़ 34 लाख आय हो जाती है, वो संपत्ति हो जाती है। और महज चुनाव हारने के बाद जब उपचुनाव चंपावत से लड़ते हैं तो महज 2 महीने के अंदर 3 करोड़ 34 लाख से 4 करोड़ 64 लाख आय हो जाती है। तो उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और मैं अपने संपत्ति की जो जांच चल रही है उसका स्वागत, उस जांच का स्वागत करता हूं और उसमें हम समर्थन भी करेंगे। अगर प्रशासन लीगल नोटिस देते हैं और हम उसमें समर्थन। बिल्कुल। देखिए, मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ, जब सरकारें ऐसी हरकतें करती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी छिछारेदारी करती हैं, वो किस तरह की चीज करना, वो करना, कहीं ना कहीं वो मूल मुद्दे से हटने की कोशिश करता है। इनकी सिंपल सी मांग है, सीबीआई जांच करो, सही वो कर दे। ये मुझे लगता है यहाँ सरकार अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है इसे करके। अब मैं आता हूँ वामपंथ पे। सर, आपको ये महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष है और बड़े शानदार और अपने कर्ण प्रयाग के इलाके के रहने वाले हैं, बड़े मासूम है, उन्होंने आपको कह दिया कि ये तो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं उनको एक राय देना चाहूंगा महेंद्र भट्ट जी को। उनको बोलने से पहले अपने जो बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, बोल क्या रहे हैं। इस तरह के बचकानी बातें वो कई बार कर चुके हैं। और जो माओवाद की बात कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, क्या वो जो लोग इतनी बड़ी तादाद में हजारों लाखों लोग इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, क्या वो सब लोग माओवादी हैं? कल के दिन में आप कहोगे आतंकवादी हैं, फिर कहोगे अलगाववादी हैं, फिर कहोगे उग्रवादी हैं, आप न जाने क्या क्या इन लोगों को कहोगे। हमें ये कहना है महेंद्र भट्ट जी से, आप थोड़ा अपना मानसिक संतुलन ठीक कीजिए, किसी डॉक्टर को दिखाइए, इलाज करवाइए। और जिस जनता ने आपको वहां तक पहुंचाया है, अगर आप उनको माओवादी कहोगे, उनको आतंकवादी कहोगे, ऐसा ना हो जनता आपको खदेड़े, आपके कुत्ते फाड़े, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और हम उनको चुनौती देते हैं खुली बहस की। आप मूल निवास पे हमसे बहस कीजिए, भू कानून पे कीजिए, आप अन्य उत्तराखंड के मुद्दों पर बहस कीजिए,
हम आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी इतने समय से सरकार यहाँ पर है, आपने क्या इसके लिए आपने क्या किया किया है आपने? तो ये हम पूछना चाहते हैं। तो जो उन्होंने ये बयान दिया है उनको अपने बयान वापस लेने चाहिए। उत्तराखंड की जनता से उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी यहाँ के लोगों से, आने वाले समय में, इस बार तो उनको विधानसभा में जनता ने सवाल भी सिखाया है। लेकिन आपको पीड़ा हुई क्यों आपको वामपंथी से जोड़ा? हम ये कह रहे हैं कि ये जनता का आंदोलन है, जनता इस आंदोलन को लड़ रही है। हम लोगों की विचारधारा तो एक ऐसी विचारधारा है कि यहाँ हम चाहते हैं कि जनता इस आंदोलन को किसी भी तरह से आगे बढ़ाए, लोगों के मुद्दे हल हो। हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कभी इसको माओवाद से जोड़ रहे, कभी वामपंथ से जोड़ रहे हैं, और हमारी जो विचारधारा है उस पर आप बात नहीं करते हो। हम तो क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय अस्मिता की बात और क्षेत्रीय सवालों को लेकर लड़ रहे हैं। हमारे अंदर तो क्षेत्रीय भावना है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं, जिस अवधारणा को लेकर राज्य बना है, उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। आप तो एक भी काम नहीं कर रहे हैं और उलझुल बातें करके आप जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो देख रहा था हल्द्वानी में आज महारैली भी, हजारों लोग सड़कों पे आए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को बोला गया आप घर घर जाओ, लोगों को डराओ कि वहां डंडे पड़ेंगे आप पे। और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इस मूवमेंट में आपको शामिल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं आना है, लाठियां चलेंगी, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, डराए जा लोगों को। लेकिन मैं कहता हूँ उत्तराखंड की जनता ने राज्य बनाया है, यहाँ की जनता ने शहादत दी है। आज भी लोग शहादत देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लाठी डंडे खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैंने कुल मिला के मोहित डिमरी और हमारे बॉबी पवार जी और जो हमारे विजय जोशी जी है, ऐसे लोग उत्तराखंड आंदोलन का एक नया चेहरा है और किसी दबाव में नहीं आने वाले सरकार से, चाहे वो कितना ही आपको दबाने की कोशिश करे। और ये उम्मीद है कि अगर आप ईमानदारी से उत्तराखंड के साथ है तो हम जैसे पत्रकार हमेशा आपके साथ रहने वाले। देखिए, अगर हमारी नियत साफ है, हम सबकी नियत साफ है, तो पूरी कायनात साथ हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं बात करता हूँ, आपने अगर महेंद्र भट्ट की बात कर ही दी है, तो हमारे लोगों को प्रदेश विरोधी जो ताकतें हैं उनको समझने की जरूरत है। ये पूरे जो जिस प्रकार का बयान दिया गया है, तो उनके कथन अनुसार मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड प्रदेश को बनाने के लिए जो आंदोलन लड़ा गया था, उसमें जो शहीद हुए थे या जो आंदोलनकारी थे, वो सब भी माओवादी थे। तो ये शहीदों का अपमान है, इस देवभूमि का अपमान है, इस उत्तराखंड का अपमान है, आंदोलनकारियों का अपमान है। तो मैं ये कहता हूँ कि समय समय पर ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब होते रहे हैं। वो सांसद के रूप में, विधायक के रूप में कई उत्तराखंड के नेताओं ने ये कहा है कि बंगाल से आने वाले लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। किस अधिकार पे उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए? तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानने की जरूरत है। वो प्रदेश विरोधी ताकतें अधिकारियों के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें राजनेताओं के रूप में हो सकती है, वो प्रदेश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के रूप में हो सकती है। तो हमारे लोग जब इन लोगों को पहचानेंगे, प्रदेश विरोधी ताकतों को पहचानेंगे, तब हम इस लड़ाई को आसानी से जीत पाएंगे। एक सवाल मैं लूंगा छोटा सा, क्या जो हमारे पर्वतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, क्या ये आप लोगों से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे? क्योंकि राजनीतिक तौर से जो जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वहां राष्ट्रीय दल बीजेपी कांग्रेस घुसे हुए हैं, कैसे अलग कर पाएंगे? क्योंकि ये सही कहा आपने कि राजनीति के बिना तो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे आप उन लोगों को अपने से जोड़ पाएंगे? लगती कोई उम्मीद? देखिए, पहाड़ी नहीं, हम समूचा उत्तराखंड, जो उत्तराखंड का संपूर्ण भूभाग है, तराइयों या पहाड़ी क्षेत्रों, उन सबके लिए ये लड़ाई है। उन सबके लड़ाई, मूल निवास तो सभी है, वो कानून सबके लिए चाहिए। अब जुड़ाव तो उनको करना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि भाई उत्तराखंड की जो विरोधी ताकतें हैं, जो प्रदेश विरोधी ताकतें हैं, वो कौन सी ताकतें हैं? क्या जो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जो पार्टियां, उनके अंदर बैठे हुए ऐसे लोग हैं ना, जो कभी उत्तराखंड के लोगों को माओवादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि बंगाल से आए हुए लोगों को जनजाति का दर्जा दो और यहाँ के मूल निवासियों ने लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के, इन प्रकार के लोगों को समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ा कटाक्ष किया है कि जो बंगाल से आए लोगों को जनजाति का दर्जा और यहाँ के लोगों को मूल निवास कहने वालों को आप कह रहे हैं माओवादी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवार जी। मैं विजय जोशी जी कहूंगा, पीयूष जोशी जी, हल्द्वानी में ये कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया, जो उम्मीद से आप लोगों ने यहाँ के लोग बुलाया था, वास्तव में सफल क्यों हुआ है कार्यक्रम आप लोगों? देखिए, पहले तो ये जो कार्यक्रम है, ये मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के माध्यम से आयोजित करवाया गया। तो इसमें सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया, और जो ये कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है, ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक था। लुसुन भाई इसके सह संयोजक थे, मोहित भाई इसके संयोजक थे। तो ये कार्यक्रम यही नहीं है, बागेश्वर में इससे पहले कार्यक्रम हुआ, बागेश्वर में कार्यक्रम सफल रहा, देहरादून में कार्यक्रम हुआ, देहरादून में कार्यक्रम सफल रहा। तो जो ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम केवल और केवल मूल निवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। आज उत्तराखंड में आप देखिए, जो बात की जा रही है ना, मैं संवैधानिक तौर पर आ जाता हूँ, क्योंकि
में कॉन्स्टिट्यूशनली चलते हैं तो आर्टिकल 371 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। संविधान में 371 जे तक जो है ऑलरेडी वर्णित है, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है, बहुत से राज्यों को, मणिपुर को मिला है, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स को मिला हुआ है। तो उत्तराखंड में आज क्या ऐसी मतलब सरकार की वो है, नीति है कि क्यों उत्तराखंड को नहीं दिया? जिस टाइम राज्य बना था उसी टाइम जो है 371 के जोड़कर जो है दे देना था, क्योंकि जो उत्तराखंड में शहादतें हुई वो किस लिए हुई कि पहाड़ी एरिया अलग करो, प्लेन्स का एरिया अलग करो, जो पहाड़ में रोजगार कम हो रहा है वो उस रोजगार को दिया जाए। अब कई लोग इसको दूसरे ढंग से ले जाएंगे, वो कहेंगे कि जो मूल निवासी हैं वो मैदानी अलग है, पहाड़ी अलग है, तो ये बिल्कुल गलत भ्रम है। जो मूल निवासी है, संविधान में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, राष्ट्रपति ये कहते हैं जो 1950 से पहले जो भारत का निवासी है वो मूल निवासी है। राष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं। 16 जनवरी 2013 को सुधांशु धूलिया की एकल पीठ एक निर्णय देती है, वो निर्णय में स्पष्ट तौर पे ये कहा जाता है कि जो 1950 से जो है उत्तराखंड के संयुक्त उत्तर प्रदेश भूखंड के अंदर रह रहा है वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। तो आप मूल निवास 1950 से प्रत्येक खंगालिए तो सही। आज परसों बीच में नर्सिंग हुई थी, आपने वो सोशल मीडिया पे जो वायरल लिस्ट देखी होगी, वो आरटीआई में हम ही ने निकाली थी। अच्छा। जो जिसपे राजस्थान, झारखंड और उसके लोगों को नियुक्तियां दी गई थी, वो नियुक्तियां कैसे मिली हैं? मैंने 15 साल पहले मैं यहाँ आया और मैंने एक बैंक अकाउंट खुला दिया। अच्छा। वो बैंक अकाउंट के आधार पे आप आज स्थायी निवास बना गया। बैंक की केवल बैंक में मैं रहता नहीं हूँ यहाँ, मैं आया, मैंने बैंक अकाउंट खुलाया और मेरा स्थायी निवास बन गया और मेरे को नौकरी मिल गई। और वो मिली कैसे? जैसे मान लीजिए जो अल्मोड़ा में जहाँ के वो थे, पौड़ी गढ़वाल के थे कुछ लोग, पौड़ी में आए, वो 15 साल उन्होंने संविदा पे नौकरी करी। बाहर से आए, हिमाचल से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई झारखंड से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया। हमारे लोग बाहर जाके जो है वो कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जाके नौकरियां कर रहे हैं। मगर यहाँ बाहर से आदमी आया, 15 साल उसने नौकरी करी या फिर खाली अकाउंट खुला दिया, स्थायी निवास बनाया, आया, हाकम सिंह को पकड़ा, पैसे दिए और नौकरी लगा के ले लिया। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने अभी भू कानून पे आप लोग मूल मुद्दा ही यही है कि मूल निवास आ जाएगा तो अपने आप ये चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, लंबा लाइव हो गया, बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आपका परिचय सर? संयोजक भू कानून मूल निवास समन्वय समिति। अच्छा। तो जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि आज हल्द्वानी वाली जो रैली हुई है बड़ी ऐतिहासिक हुई है, और राज्य बनने के बाद ऐसा आंदोलन पहली बार ही हो रहा है कि जिस राज्य बनने के बाद जो मूल निवासी एकजुट हो रहे हैं। हाँ। और उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे आंदोलन जाता हुआ दिख रहा है, जहां आज हल्द्वानी में पौड़ी का व्यक्ति भी पहुंचा हुआ था, टिहरी का व्यक्ति भी पहुंचा था, चमोली का व्यक्ति भी पहुंचा था, वहीं रामगढ़, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत के व्यक्ति, बागेश्वर का व्यक्ति भी यहाँ पहुंचा हुआ था। तो इस हिसाब से पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता कितनी त्रस्त है। अच्छा, चूंकि आप सह संयोजक हैं इस रैली के, अब अगला पड़ाव कहाँ होने वाला है? देखिए, आज हम रैली के बाद हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद क्योंकि हम प्रदेश भर जा रहे हैं, हमारे तमाम जो जगह हैं, अभी भिकियासैंण में हमारा कार्यक्रम हो गया, बागेश्वर में हो गया, हल्द्वानी में हो गया, उसके बाद अब हम पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी और सब जगह जाएंगे, चमोली, पूरे प्रदेश में। इसके लिए आर्थिक सहायता कैसे मिलती, क्या करते हैं? देखिए, जनता का आंदोलन है, जैसे कि हमने पहले कहा, जनता का नेतृत्व कर रही है, तो जनता के से ही सहयोग मिल रहा है और किससे सहयोग मिल रहा है? क्योंकि हम लोग आंदोलन में अपने आप को झोंक चुके हैं 8 सालों से, 10 सालों से आंदोलन में। हमने कभी गैर संघ राजधानी के लिए आवाज उठा रहे, कभी हमने भू कानून के लिए आवाज उठाई, भर्ती घोटालों के आवाज उठाई। तो ये जनता नेतृत्व कर रही है आंदोलन का, तो जनता से हमें सहयोग मिला है, जहां जा रहे हैं जनता से मिला। अच्छा, आज का जो आंदोलन था उसमें आपको मतलब आनंद आया? बिल्कुल आया। और आज का एक संदेश है उत्तराखंड सरकार को कि अगर आप कुछ फैसला नहीं लोगे तो जनता सड़कों में हर जिले से, ब्लॉक से, गांव से बाहर आएगी और आपको बहुत ये फैसला उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ जुड़ पाएंगे लोग? आप बिल्कुल आएंगे, प्रदेश भर से जुटेंगे और लाखों की संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं। फोन लगातार आ रहे हैं, लोग अपने नाम दे रहे हैं, स्वतः स्फूर्त लोग अपना नाम दे रहे हैं कि हमें इस आंदोलन में क्या सहभागिता कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत धन्यवाद सर। आपका असर पड़ा सर, परिचय सर आपका? मैं प्रांजल नौडियाल, मैं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति कार्यक्रम संचालक। क्या बात है सर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए, मूल निवास का जो मुद्दा है ये समझना जरूरी है कि सदियों से, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ पे आए, ये रहने लायक जगह नहीं थी। सालों तक उन्होंने वो छेनी हथौड़े से सीढ़ी नुमा खेत बनाए, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित करी। आज जब ये रहने लायक जगह हुई है, तब आप जो है मूल निवास को हटाकर स्थायी निवास कर दे रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल सही बोली। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इस प्रदेश के वासी हैं, जो सभी लोग, कोई बाहर से भी आता है और हम बराबर के पायदान पर खड़े हो जाते हैं। नौकरियों में हमारा कोई भी हमें यहाँ पर जो है जरा सा भी वो नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी वरीयता नहीं दी जा रही है। हमारे लोग
बाहर जाकर दिल्ली बम्बई में होटलों में बर्तन मांजने को मजबूर हैं, बहुत छोटी छोटी नौकरियां वहां कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं जो लोग यहाँ भी रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं के मूल निवासी, और ये आवाज उनकी भी उठनी चाहिए, उन्हें भी अपने राज्यों में जाकर मूल निवास की आवाज उठानी चाहिए। हम उनके भी साथ हैं। ये मूल निवास की लड़ाई हर किसी देशवासी की है। जब ये आइडिया आया पहली बार आपका, उम्मीद थी तो सफल हो, देहरादून में बहुत सफल हुआ, देहरादून में तो सर रिकॉर्ड तोड़ सफल हो गया, हर कोई जुड़ा, हल्द्वानी में भी जोड़ने की कोशिश भी है, बाकी जगह में उम्मीद थी सफलता की। देखिए जब हमने शुरुआत करी थी तो एक मतलब आप समझिए एक आइडिया भर था। हमें लगा जब मूल निवास को स्थायी निवास में बना दिया गया है और लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ था। और आज अब ये हमारी जनरेशन की क्या अगली जनरेशन की लड़ाई है, इन नेताओं के बच्चों की लड़ाई है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे कल को, जब उनको मूल निवासी नहीं रहेगा तो कहाँ नौकरियां पाएंगे। ये सभी सरकारों के पदाधिकारियों के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, ये सारे सरकारी नौकरी में जाने वाले लोगों के, उनके बच्चों की लड़ाई है। हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब जो है जब हमारी नौकरियां भी चली जाएंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहाँ बाहर से लोग आकर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर 10,000 करोड़ 5,000 करोड़, कहाँ है ये पैसा, कहाँ हो रहा है ये इन्वेस्टमेंट। तो ये मूल तक कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पौड़ी का रहने वाला। पौड़ी का, अच्छा। तो अभी वापस ले जाएंगे आप लोग? अभी हम देहरादून वापस जा रहे हैं। मैं और मोहित भाई और लुसुन हम तीनों साथी रहते हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हम बैठेंगे, प्लान करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो भी हमारा वो रैली रहेगी उसकी जानकारी हम शीघ्र ही आपको देंगे। और बहुत धन्यवाद आपको बहुत देर बात करने के लिए, लेकिन इतना मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने जोड़ा और कुमाऊं मंडल की हल्द्वानी रैली वास्तव में सफल भी। तो क्या ये रैली और रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर की तरफ भी जाएगी? आप ये समझिए कि हर कस्बे, हर कूचे, हर गली में इस जो है रैली को पहुंचाना है। हर व्यक्ति को ये समझाना है कि उसके मूल निवास का कैसे ह्रास हो रहा है। हर व्यक्ति को ये समझाना है कि कैसे उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। जब लोगों की समझ में ये बात आएगी वो स्वतः स्फूर्त यहाँ पर आएंगे। और ये मुद्दे हमारे नेताओं के थे, और ये वोट उन्हें मिला ही इन मुद्दों पे है। जैसे ही सरकार में जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे भूल जाते हैं। तो ये लड़ाई गैरसैंण की तरफ भी जाएगी, गैरसैंण बनाने के आप देखिए मूल निवास, एक मजबूत भू कानून, गैरसैंण राजधानी, एक मजबूत ट्रांसफर नीति, ताकि ये अधिकारी उन पहाड़ों में रहें, ये वहां से अगर नीचे उतरे तो इनका सजा का प्रावधान हो। एक मजबूत ट्रांसफर नीति और हम जो है एक विशेष राज्य का दर्जा, ये हमारी मांगे हैं। और जब जब जो है जिस तरीके से हमारे सामने विषय आएगा उसको हम अपने उसमें जोड़ते जाएंगे विषयों में, और हम इस मूल निवास की लड़ाई को गांव गांव हर व्यक्ति तक पहुंचाने, ये हमारा जो है ध्येय। बहुत बहुत प्रांजल भाई, बहुत बेहतरीन बात बोली। मूल निवास, भू कानून, गैरसैंण और मजबूत ट्रांसफर नीति। मुझे लगता है कि आज का ये आंदोलन सफल था। आपने सुना मोहित डिमरी को, पीयूष जोशी को, बबी पवार को और सह संचालक को, साथ में संचालक जो थे हमारे प्रांजल जी। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गुलजू महाराज। जिस न्याय के देवता के सामने हमने खड़े हैं वो न्याय करेगा उत्तराखंड वालों के साथ। जय उत्तराखंड। और कैमरामैन शिवम रावत जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और आज हल्द्वानी में आए हैं ठंड के मौसम में बाइक में। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।